बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉक्सिक लोगों से। ये जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करने लगे, देखें ऐसे बहुत से टॉपिक हमने रखे हैं ऑलरेडी जिसमें हम टॉक्सिक लोगों के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को टॉक्सिक बना देती हैं। हर वक्त आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये पैदाइशी टॉक्सिक, पैदाइशी कोई ऐसा पैदा नहीं होता। इंसान को इंसान के हालात, सिचुएशन, माहौल या फिर आपकी जो मेंटल सोच है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस पे आप बात कर रहे होते हैं कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, तो जो नेगेटिव सोच का हामिल होता है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों की तरफ चला जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कई बार डिस्कस की अपने शो पे, मगर आज जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, उस पर हम टेक्निक पे बात करेंगे कि इन लोगों को हैंडल किस तरह से किया जा सकता है। अगर आपका वास्ता बढ़ गया है, अगर किसी ऐसे शख्स है जिसके साथ आपकी शादी हो गई है, या आप किसी ऑफिस में आप किसी से मिल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और वो आपको इस तरीके से कोई बंदा मिल जाए, रिश्तेदारों में भी आपको पता है इस तरीके से आपको लोग मिल जाते हैं, तो इनके साथ आपने किस तरीके से हैंडल करना है, वो टेक्निक्स जो हैं आज उसको डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे सुनिएगा ज़रूर। हमारे पास नाज़िश हबीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। टॉक्सिक लोगों से बचने की टेक्निक्स और उनको हैंडल करने की टेक्निक्स क्या हैं? हाँ जी, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि दुनिया में इतनी ये फैली हुई है कि ये सारे लोग ही, मतलब आपके चाहे वर्क रिलेशंस हों चाहे घर में हों, तो ये टॉक्सिक लोगों से आपका अक्सर सामना रहता है। तो पहले तो थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लें कि टॉक्सिक लोग हैं क्या। बेसिकली वही जिनके साथ इंटरेक्शन के बाद आप बहुत ड्रेन्ड फील करें, आपको बहुत गिल्ट हो और आप में खौफ हो और आप में गुस्सा आ जाए, तो ये लोग टॉक्सिक होंगे। अच्छा, अब इनसे आपने कहा कि आज के टॉपिक में हमने देखना है कि हैंडलिंग कैसे करनी है। सो बेसिकली आपने सबसे पहले एक टेक्निक है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसमें यह है कि आपने बाउंड्रीज सेट करनी है। ठीक है, इन लोगों के साथ आप अपनी हदूद जो है ना वो मुतय्यन कर लें कि मतलब इन लोगों की आदत होती है कि आपको कंट्रोल करते हैं। इनका पूरा ये ध्यान होता है कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने आप को कंट्रोल में अपने ले आएँ, मैनिपुलेट करें। तो आप इनके साथ अपनी बाउंड्रीज जो है ना वो लिमिट्स तय करना शुरू कर दें, और इसके लिए आपको असर्टिवनेस की ज़रूरत होगी, जिसके बारे में भी मैं तफसील से थोड़ा सा आगे भी बताऊँगी। अब बाउंड्रीज़ क्या हैं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाह रहे हैं कि जैसे आप का काम 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, वर्क रिलेशन की बात कर लें कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर में ऑफिस में, सो आप उन्हें बता दें कि 2 बजे से पहले आपने जो काम कराना है आई एम अवेलेबल, बट आफ्टर 2 o'clock ये मेरे घर में बच्चों का टाइम है। तो ये आप उनको सेट कर दें कि ये ना हो, कभी कभार चले हो जाता है कि आप 2 बजे के बाद भी अवेलेबल हो, लेकिन आप यूजुअली उन्हें यही बताएं कि आफ्टर 2 o'clock मैंने काम नहीं करना, मेरा काम 2 बजे से पहले, उससे पहले आप जितना मर्जी मुझसे काम ले लें। तो इसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं और वो हस्बैंड बहुत शाउट करता है आप पर, तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन जब आप शाउट करते हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शाउट करेंगे तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊँगी, फिर मैं बात सुन नहीं सकूँगी क्योंकि मुझे खौफ आता है और मेरे से काम सही नहीं हो पाता। अच्छा, मगर ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये चालाकी में भी पड़ जाते हैं। हाँ, बड़ी सारी उनकी गेमिंग होती है। एग्जैक्टली, ये भी तो, इससे भी तो मुश्किल है। इस पर भी हम आते हैं अभी, नेक्स्ट अगली टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं कि फिर ये गेमें कौन सी चलाते हैं, फिर ये आपको इमोशनल करने की कोशिश। चलाक तो ये होते हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इन लोगों में तेजाबियत है। मुझे तो एक बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इनके लिए मिला था कि लफ्जी तेजाबियत है। एक होती है मैदे की तेजाबियत, तो इनमें लफ्जी तेजाबियत होती है और ये आप पे फेंकते रहते हैं तेजाब। अब क्या होता है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होकर आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप में गुस्सा आ जाता है, आप ऊंची बोलना शुरू हो जाते हैं, या आप उदास हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं। अब क्या होता है, इनकी तेजाबियत इससे बढ़ जाती है, यानी कि ये फीड है इनकी, तो ये हमने नहीं देनी। अगली टेक्निक में हम ये देखेंगे कि हमने इमोशनली काम होकर इनको जवाब देना है। तो यही सारी टेक्निक और यही सारा ट्रिक है कि ऐसे लोगों के सामने जितना आप गुस्सा करेंगे ये लोग उतने ही फीड होंगे और इनकी तेजाबियत जो है उतनी बढ़ेगी, और आप पे भी एसिड अटैक्स और एसिड रेन्स मज़ीद आएंगी, लफ्जी जो तेजाबियत है। ठीक है, सो आप क्या करें, इमोशनली काम होकर इनके जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर कहा है कि तुमने ये सारा काम बर्बाद कर दिया, तो बजाय ये सोचने के कि मैं जो है किसी काबिल नहीं हूँ, आप उन्हें कि ओके आप मुझे बता दें कि मैं किस तरह ये ठीक करूँ, और आप काम रहें। या फिर आप बता दें कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो चलें, आई विल इम्प्रूव। जितना आप काम रहेंगे उतना ये लोग, इनका जो नेगेटिव कंट्रोल है आपके ऊपर वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टॉक्सिक, वैसे एक सवाल करना चाहिए थी, जो टॉक्सिक होते हैं तो ये ज़हीन लोग तो ऐसे हरकत करते हुए मुझे अजीब सा लगता है सुनते हुए भी कि किसी के पास जहानत भी हो, ठीक है, ज्ञान वाला भी हो, और फिर इस तरह की टॉक्सिक हरकतें करें। मतलब अपनी जहानत को वो यूज़ कर रहा है एक
चालाकियों में, Negative, प्लानिंग में, exactly. गेमिंग में, क्या शातिर चीज़ें, ये क्या उसके दिमाग में जो है ना बुखारात आते हैं, जो बस ये उनमें है ही जो है ना, उनके अंदर वो भरी हुई है तेजाबियत और नेगेटिविटी, और वो लोग भी खैर बचपन से या कभी हालात और वाक़यात की वजह से ही टॉक्सिक हुए हैं, ऐसे एकदम तो कोई नहीं हो जाता। कौन से ऐसे हालात, कौन से वाक़यात होते हैं फॉर एग्जांपल जो इस अगर तरह के टॉक्सिक बंदों को या बंदियों को जन्म देते हैं? देखिए, अगर बचपन से आपके घर का माहौल ही काफ़ी टॉक्सिक है, इसमें हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी, तो ज़ाहिर बात है बच्चे वो देख रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ही देख रहे हैं, वालिद का एक अजीब सा एटीट्यूड देख रहे हैं, वालदा का एटीट्यूड अपने टुवर्ड्स बहुत अजीब देख रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, पीयर रिलेशंस अच्छे नहीं है, जब वो स्कूल में गए हैं वहाँ बुली का शिकार हुए हैं, अब ये हो के ज़ाहिर बात है फिर उन लोगों में भी वो भी टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है कि वो एकदम से हो गए, उन लोगों की भी एक हिस्ट्री पीछे चल रही होती है। लेकिन आज हम इसी पे फोकस फिलहाल, पैदाइशी कोई टॉक्सिक नहीं, पैदाइशी तो सब मासूम होते हैं और उसके बाद ज़माना उनको टॉक्सिक बना देता है और फिर वो हमारे ऊपर वो अपना एसिड फेंकना शुरू हो जाते हैं। तो हमने बचना कैसे है असल में, तो हमें आज इस पे फोकस करना है। सो सबसे पहले तो हमने बाउंड्रीज अपनी तय करनी है। अच्छा, अब बाउंड्रीज तय करने के लिए हमें असर्टिव होने की ज़रूरत है। असर्टिवनेस एक ऐसा तरीका है कम्युनिकेशन का जिसमें आप ना तो फियर का शिकार होते हैं, यानी खौफ का शिकार होंगे तो आप अपने लिए बोलेंगे नहीं, आप चुप हो जाएंगे, आप बस सुनते रहेंगे, रोते रहेंगे, और ना ही आप गुस्से का शिकार होते हैं। जब गुस्से का शिकार होंगे तो माशरा आपको भी टॉक्सिक समझेगा और आप मसले तो हल नहीं होंगे। तो फियर और एंगर के मतलब को हटाकर आपने अपनी बात को बहुत मुनासिब अंदाज में बताते रहना है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे राइट्स क्या हैं। तो इसमें एक टेक्निक और एक फार्मूला होता है जो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप उस बंदे का बिहेवियर आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप उसको बताएं कि मैंने ये फ़ील किया, यानी कि मेरा ये इमोशन है, और उसके बाद आप बताएं कि मेरी नीड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताएं कि आपने जब मुझे डांटा तो मैं बहुत हर्ट हुई, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे आराम से बात करें ताकि मैं अपने काम सही तरीके से कर सकूँ और जो आप चाहते हैं वो मैं मतलब वैसा ही कर सकूँ। अब आपने क्या किया, आपने बताया उससे कि आपने मुझे डांटा, यानी बिहेवियर, मैं हर्ट हुई, मेरा इमोशन, और मैं ये चाहती, मेरी नीड, ठीक है ना। तो तीनों, तो ये है असर्टिव लैंग्वेज। तो ये अगर नाजरीन मतलब सीख जाएं, या वो लोग जो टॉक्सिक लोगों के साथ मतलब राब्ते में है, अगर वो इस तरीके से उन्हें गाहे बगाहे बताते रहें तो इस तरीके से ये होगा कि आपकी बात भी पहुंच जाएगी, आप अपने राइट्स पे भी रहेंगे और आप इमोशनली नम नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बाउंड्रीज हो गई, इमोशनली काम रहना, असर्टिव लैंग्वेज यूज़ करना। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स। इसके अलावा आप लोग सेल्फ वैलिडेशन करें, यानी कि टॉक्सिक लोग आपको हमेशा ये कहेंगे यू आर यूज़लेस, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। सो आप कम से कम अपने आप को ये जुमले ज़रूर कहें कि यार मैं तो सारा दिन काम करती रही हूँ, नहीं मैंने तो यार अपनी मेहनत की है। अब ये तो इसकी नेगेटिविटी है, इसकी मनफियत है, ये अपनी मनफी सोच से ये सोच रहा है, ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं बनाती। अच्छा, इसकी टेक्निक जो है हम ब्रेक के बाद पूछेंगे कि जब आपको कोई पुल डाउन कर रहा हो, ठीक है, लेट डाउन कर रहा हो, आपको आपकी अहमियत जो है ना वो समझ ही ना रहा हो और आपके काम को बिल्कुल नहीं सराहा रहा, तो फिर आपने किस तरीके से उसको डील करना है। ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम टॉक्सिक लोगों के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, वो टेक्निक जब वो चालाकियाँ करते हैं और कोई गेमिंग करते हैं, अब उससे कैसे बचा जाए? अच्छा, अभी हम उससे पहले ये बात कर रहे थे ना कि जब वो हम पे लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं तो उससे कैसे बचना है हमने। तो लफ्ज़ जो होते हैं ना उसको हम खुद इम्पोर्टेंस देते हैं। असल में जैसे कि अगर हमें किसी ने कहा है कि यार तुम बिल्कुल सिंड्रेला लग रही हो, अब इस बात पे हम तभी यकीन करेंगे ना जब हम दिल से इस बात पे यकीन करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा हमें ये कह रहा है कि तुम तो बहुत यूज़लेस हो, तुम तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं करती, तुम तो हड हराम हो, या कुछ भी ऐसे लफ्ज़ हमें कह रहे हैं, उस पर हम फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा फ़ैसला है कि हमने उस बात पे यकीन करना है कि नहीं करना। लफ्ज़ तो सिर्फ लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ों की अहमियत हम खुद बनाते हैं। अब एक बंदे ने अगर हमें इस तरह के लफ्ज़ या तीर चला दिए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेल्फ वैलिडेशन करें। हमें तो पता है ना हम क्या हैं, कि हमने तो सारा दिन अगर काम भी किया है और हमने तो बहुत मेहनत भी की है और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो इस बंदे की नेगेटिविटी है। सो थोड़ा सा हमें अपनी थॉट की रिफ्रेमिंग की ज़रूरत है कि हम अपनी सोच बदलें कि इसके लफ्ज़ों से मैंने सारी उम्र अफेक्ट नहीं होते रहना, ये तो है ही ऐसा, इसने तो लफ्ज़ी तीर चलाने हैं मुझ पे।
तो बेसिकली अपने आप को उस चीज़ में से हमने खुद निकालना है कि हमने उस आइडिया को कितना बाय करना है, यानी कि उस लफ्ज़ को कितना अहमियत देनी है, ठीक है। इसको सिर्फ लफ्ज़ ही समझें और अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद उसमें से बाहर निकालें। अब बड़ी सहेलियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं, एग्जैक्टली, हाँ। अब एकदम से आप जैसे तैयार होइए या मैं तैयार हूँ, आप एकदम से मुझे कह दें, मुझे पता है मैं प्यारी लग रही हूँ या नहीं लग रही, थोड़ा सा बंदा कभी समटाइम्स होता है कंफ्यूज, बिल्कुल, कि यार ये मैंने सैंडल मैच पहनी है, दुपट्टा ओवर तो नहीं लग, आप एकदम से मुझे कह दें हाँ देखो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं दुपट्टा बड़ा दुल्हनों वाला लग रहा है, हाँ एग्जैक्टली। अब मैं टेंशन में रहूँगी कि क्या मैंने अगर दुल्हनों वाला दुपट्टा पहन लिया है तो यार वो बुरा लग रहा है, मैं कहीं मोटी लग रही हूँ, कभी आ जाती है ना चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये भी तो टॉक्सिक बना नहीं है। एग्जैक्टली, ये होते हैं लोग जो आपको मतलब है कि देखिए दोस्तें होती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। टॉक्सिक लोग यही तो होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद आपको या तो गुस्सा आएगा, या आप ड्रेन्ड होंगे, आप गिल्टी होंगे, या आप एंग्री होंगे। तो जो भी बंदा आपको सैड कर रहा है, इसका मतलब है उसने कोई ना कोई ऐसा तेजाब आप पे फेंक दिया है जिससे अब आपने बचना है और अपने आप को खुद निकालना है। तो ये अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें ना, कि आपको खुद पता है आप क्या है। यही तो मैंने कहा है कि कोई आपको सिंड्रेला कहे तो तब तो आपको नहीं यकीन आता, लेकिन कोई आपको हडराम कह दे, कोई आपको गाली दे दे, तो फौरन आप उसको दिल पे कुछ कह दे, then you feel एग्जैक्टली, हाँ, वो इसका मतलब है आप अंदर से भी अपने आप को वही समझते हैं, तो आप खुद पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। वी कांट कंट्रोल अदर्स, ना तो हम दूसरे की सोच बदल सकते हैं, किसी की नेगेटिविटी तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। अच्छा, मियाँ बीवी के रिलेशन में भी जो टॉक्सिक रिलेशन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। किसी का फ़ोन आया है, बीवी अगर बात कर रही है, ठीक है, तो जानबूझ के पूछना, दिखाओ मुझे किससे बात कर रही थी। हाँ, अब ये कंट्रोल है ना, कि बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल यू। तो जो हमने पहले ही बात की है कि आप उसमें इमोशनली काम रहें, बिकॉज यू नो कि आप किसी से भी बात नहीं कर रहे। आप कहीं जी आज मैं बताती हूँ, आज मैं लाउडर ऑन कर देती हूँ, बात कर, क्या बात कर रही थी? हाँ, क्या मेरे बात? सामने बैठ के क्यों नहीं बात करती? एग्जैक्टली, हाँ। उस कमरे में लाउंज पे जाके क्यों बात की थी तुम? मेरे सामने बात करने में क्या? बिल्कुल सही कह रही। टॉर्चर देना, टॉर्चर देना। अब लड़की की अपनी कोई बात है, बेटी की कोई फैमिली का कोई बात है, किस्सा है, अब वो बात मियाँ के सामने क्यों नहीं की? सास गुस्सा कर रही है, सास भी टॉक्सिक रिलेशंस कुछ होती हैं, वो कहती है क्यों ऐसे ही है, क्यों कर रही हो? ये कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, कि हमारा पूरा कंट्रोल उनके ऊपर हो जाए। सो बाउंड्री सेट करना, जैसे पहले बात की थी कि आप अपनी अम्मी से बात करी, ज़रूरी नहीं मैं आपके सामने सारी बात करूं, कोई बात मेरी पर्सनल भी उनके साथ हो सकती है, तो जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप प्लीज़ इस तरह मुझसे बार बार मत पूछा करें, ठीक है। इस तरह करके आप, लेकिन अगेन वही बात की असर्टिवनेस से बताना है, आपने गुस्सा नहीं करना, ना ही आपने खामोशी इख्तियार करनी है, आपने दरमियाना रास्ता लेना है। अपनी बात को बार बार अपने हस्बैंड को या सास को मुनासिब अंदाज में बताते रहना है कि आपका राइट है कि आप अपनी अम्मी से बात करें। अच्छा, अब हम देखें ना, मेंटली थी कि हम समझ रहे हैं कि ये है टॉक्सिक है, ये लोग टॉक्सिक हैं, शादी भी हो गई, अब उनको हम ठीक नहीं कर सकते। बस हमें अब ये दिमाग में क्या ये बिठा ले हम कि हमने पिसना है। हाँ, लाइफ टाइम तो आप पिस नहीं सकते। सास की, नंदों की, या किसी ऐसे घर में और कोई टॉक्सिक है, मियाँ कह रहा है लिपस्टिक क्यों लगाई है, किसके लिए लगाई है? मुझे दिखाना है ना, जब मैं ओके हूँ तो व्हाई यू वेयरिंग दिस डार्क लिपस्टिक, रिमूव दिस रेड लिपस्टिक, व्हाट इज दैट? अच्छा, अब इसमें वही बात है कि अपना आप कायम रखना। अब एक हस्बैंड अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको बाल कलर कराने का शौक है, कटाने का शौक है, मेकअप का शौक है, वो कहेगा मुझे नहीं पसंद, वो कहेगा मुझे नहीं पसंद। हाँ, तो ठीक है, अब वही बात है ना कि आपने स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट्स उसको बताने हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आप ठीक करने वाली बात बता रही हूँ। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आराम से, लेकिन गुस्से से नहीं। अगर आप गुस्से से करेंगे रिलेशंस खराब होंगे। आप इस चीज़ को आराम से, काम तरीके से उनको कन्वे करते रहें कि दिस इज़ व्हाट यू लाइक, और आपकी अपनी भी एक सेल्फ वर्थ है, इसलिए वो करें जो आपको पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि आप रिबेलियस हो जाएं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप करें, एंजॉय करें, अपनी हॉबीज़ रखें, अपने दोस्तों को कभी मत छोड़ें। जैसे कि टॉक्सिक लोग अक्सर आपको आपके फैमिली से और उनसे दूर करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आपकी सोशल सपोर्ट कम हो जाए, और बस वो जो एसिड रेन आप पे फेंक रहे हैं बस आप उसी के नीचे बैठी रहें। सो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जहाँ से आपको हवा आती है खुशी की, खुशगवार खुशबू आती है, ज़रूर उनसे बातचीत करें, जिसमें फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिसमें आपके फैमिली वाले अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये तो अगर सास या मियाँ को ये बात पता चल गई कि बेगम किसी के साथ मेरे ये घर के मसले जो मेरे साथ हो रहे हैं ये शेयर कर रही है, वो तो फिर ख़ानदानी मसले पहुंच जाएंगे, बात तलाक तक पहुंच जाएगी, हो सकता है हाथ भी उठा लिया जाए या उसको घर बिठा दिया जाए। इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा ब्रेक के बाद, ठीक है।
अच्छा, टॉक्सिक लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उस टेक्निक पे बात कर रहे हैं जब कोई लड़की ब्याह के चली गई है और वहाँ पर उसको अपने शौहर का या फिर अपनी सास या घर वाले नंद वगैरह का कोई ऐसे टॉक्सिक जो रिएक्शंस है ना उनको फेस करना पड़ रहा है। अब उसको डील किस तरह से करना है, ये टेक्निक बता रही हैं आप। अच्छा, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे बाउंड्री सेटिंग, असर्टिव होकर बात करना और अपनी सेल्फ वैलिडेशन करना, वही के अल्फाज को इतनी अहमियत ना देना। अच्छा, एक और टेक्निक है, इसको कहते हैं रियलिटी टेस्टिंग। यानी कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि तुम जो है कितनी तुम्हारी ना नाक बहुत ऐसी है, कुछ भी कह रहा है आपको, ठीक है ना, यानी जैसे कि घर में नंद है तो आप बड़ी प्यारी हैं लेकिन उसको कोई मसला है तो वो ज़रूर आपको हर वक्त कुछ यार तुम्हारे बाल नहीं अच्छे लग रहे, तुम्हारे हाथ कितने अजीब से हैं, ऐसे पतले पतले हैं बहुत। तो आप ये देखें कि दुनिया में कितने लोगों ने आपको ये कहा है, क्या बाकी लोग भी ऐसे कहते हैं, या बाकी लोग तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं एक्चुअली। सो रियलिटी इज़ दैट कि इसके अलावा बाकी आपको हज़ारों लोगों ने कहा है कि यार आप बहुत प्यारी हैं, यार आपके तो हाथ भी बहुत प्यारे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, दिस इज़ द ओनली पर्सन। तो फिर आप समझ जाएं कि ये टॉक्सिक है। इसकी बातों को मैंने इतना दिल पे नहीं लेना, बिकॉज रियलिटी इज़ शोइंग मी कि नहीं, बहुत सी चीज़ें जो है मेरी बहुत अच्छी हैं। वर्क रिलेशन में भी यही है, एक बंदा, एक बॉस आपको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, लेकिन 20 बॉस जो आपके पहले गुजरे हैं उन्होंने तो आपकी बड़ी तारीफ़ की है। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, ठीक है, अच्छा। रिलेशन की स्टोरी में थोड़ी सी आपके साथ नरेट करूँगी तो आप फिर उस पर कुछ इलाज बता सकेंगी। आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट मेरी एक दोस्त है और उसको जो है ना जहाँ पे ब्याया गया है वो हस्बैंड उसका टॉक्सिक है। अब आप उसकी बर्दाश्त देखें कि 4 बच्चे हो गए हैं, ठीक है, और चारों बच्चों के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं पाई, क्योंकि जो लड़की है उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया पीछे, वो क्या अपने भाई बहनों में जाके बैठेगी, ठीक है ना, है पढ़ी लिखी मगर शरीफ घर की, अच्छे घर की लड़की के जहाँ ब्याह दिया तो अब उसको बर्दाश्त करना है, सफ़र करना है। जाहिर सी बात है 4 बच्चे भी हैं, कोई फ़ैसला लेने में वो डरती है। अब मियाँ का टॉर्चर ये है कि पैसे वाला, अच्छा खाते पीते घर का है लड़का, ठीक है, अच्छे खासे उसके मतलब कारोबार चीज़ें, मगर लड़की को कहेगा रोटी तुमने मेरे लिए अपने हाथ से बनानी है, और ख़बरदार किचन में कोई और स्टाफ में कोई सर्वेंट कोई गया जिसने मेरी किसी हांडी को हाथ लगाया, मेरी किसी प्लेट को हाथ लगाया। 4 बच्चे हैं, ड्राइवर नहीं रखने देगा, कहेगा नहीं तुमने खुद पिक करना है, तुमने खुद ड्रॉप करना है, सारा काम तुमने खुद करना है। छोटे की टाइमिंग अलग है, छोटा गोद में सोया होता है, गाड़ी चला रही होती है, दूसरे को पिक करती है, ठीक है, इस तरह की उसकी बेचारी की सिचुएशन है। सबको लाना जाना, छोड़ना, पिक करना, खाना पकाना, सारा कुछ वो खुद ही कर रही होती है। और अब जो बेटा है उसका, जो कि कोई 13 साल का हो गया, वो बेटा भी ऐसा हो गया बिल्कुल बाप की तरह कि वो कहता है अम्मी मुझे किसी के हाथ की रोटी आपने किसी से पकवाई तो नहीं है, आपकी बहन ने तो नहीं बना दी थी, वो आई थी, अम्मी ने तो नहीं बना दी, उसकी किसी ने मेड ने तो नहीं बना दी, मतलब इस तरह की वो बातें करता है। बच्चा भी टॉक्सिक हो गया है। हाँ। तो ये उसका रिजल्ट है कि एक मियाँ उसने बर्दाश्त किया टॉक्सिक, और उसके बाद अब बेटा भी कैसे हैंडल करे। वैसे देखिए, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप जो उसने शुरू से रखा है, डर की वजह से, खौफ की वजह से। अब इस रिलेशन में एक खौफ है क्योंकि मैं जा नहीं सकती, मुझे छोड़ देगा, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। इस सॉरी टू से आपकी दोस्त ने शायद एक खौफ पाला हुआ है। जब हम खौफ में रहेंगे तो वी कांट असर्ट आवर नीड्स, ठीक है। असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम बदतमीज़ हो जाएं, कि हम अपने मियाँ से अपनी जो बातें हैं वो बदतमीज़ी से मनवाएं। इट्स अ वे जिससे आप आहिस्ता से, आराम से अपने राइट्स उसके सामने रख सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ उसको बता सकते हैं। आप बेशक बच्चों को पालें, खिदमत करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ का भी उसको साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बताते रहें कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, मेरा भी एक मी टाइम है, मैंने इस वक्त इधर भी जाना है। और ये आप आराम से कम्युनिकेट करेंगे, खौफ को जहन से निकाल के। मैंने देखा है कि यूजुअली रिलेशनशिप्स जहाँ पे इस तरह के होते हैं ना, या तो लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं कि वो मुझे छोड़ देगा। जब उसने छोड़ना है उसने आपको छोड़ देना है। ये रिलेशन देखें, उसके भी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के साथ कोई औरत उससे शादी नहीं करने वाली, बड़ी जिम्मेदारी है, ये आप ही पूरी कर सकेंगी कि जो है। तो कई औरतें बहुत से टॉक्सिक लोगों को बड़ा अच्छा सही कर लेती हैं, आराम से तरीके से, अपनी ज़बान से, अपने काम लहजे से, और अपना असर्ट करके राइट्स। और कई इसी तरह खौफ के शिकार में अपने आप को मैनिपुलेट और कंट्रोल होने देती हैं। बहरहाल अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हों तो आई थिंक थेरेपी इज़ अ ऑप्शन देन। इफ़ यू नॉट एबल, कि आप नहीं, आप बहुत सी टेक्निक्स कर चुके हैं लेकिन बंदा बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, दिस मींस दैट यू आर, की तरफ वो जाते तो नहीं है, फिर कैसे लेके जाएंगे? हाँ, बस ये तो फिर अब अवेयरनेस है ना, कि लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि देयर आर थेरेपीज़ अवेलेबल। आप इंडिविजुअल थेरेपी ले लें अगर आपका हस्बैंड नहीं जा रहा तो। अगर हस्बैंड राज़ी हो रहा है तो आप कपल थेरेपी की तरफ चले जाएँ, ठीक है। और अगर कपल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, किसी चीज़ से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा तो यू कैन इवन थिंक अबाउट लीविंग, लेकिन ये मुश्किल है। लोग ये भी करते हैं, अपनी बीवी को ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पीछे तो लड़कियां पागल हैं, मेरे पीछे वो रिश्ता भी है, मेरी तो ये कज़न भी बैठी हुई
हुई है, अभी तक उसने शादी नहीं की, वो भी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। अगर किसी कज़न को तलाक हो जाए तो बीवी ये भी डर में रहती है कि ये पहले पसंद करती थी मेरे मियाँ को, अब ये इसके साथ शादी ना कर ले। मैं फिजा आपको ये बता रही हूँ कि डर, आप देख ले, डर, खौफ, देखिए जो होना है वो हो जाना है। जब हस्बैंड ने शादी करनी है उससे पूछना नहीं है आप अपने आप को क्यों गला सड़ा रही हैं। आप खुद तो एंजॉय करें अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपनी हॉबीज़ रखें, सोशल सपोर्ट रखें, अपना मी टाइम रखें। हस्बैंड हर वक्त तो आपके सर पे सवार नहीं है, हर वक्त तो टॉक्सिक नहीं हो रहा ना, वो आपके साथ अपने काम पे भी जा रहा है, उस वक्त आप अपने आप को पूरा वक्त दें। बस जब सर पे टॉक्सिक, अब कहीं खाने पे बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, आपका बनता है ना, आप अपनी बेगम से भी पूछें क्या खाओगी, क्या दिल कर रहा है, चाइनीज़ खाना है, कोरियन खाना है, क्या खाना है बताओ। नहीं, जहाँ उन्होंने खाना है वो वहाँ लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, सीधा घर छोड़ेंगे, और एहसान का बोझ भी कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके गया था पिछले हफ्ते, मगर बीवी से नहीं पूछना कि तुम्हारा क्या दिल कर रहा है खाने को, वहाँ चलते हैं। बिल्कुल। देखिए हमने याद है एक नार्सिसिस्ट का शो किया था, ये वही ट्रेट्स है ना कि अपनी मनमानी है, अपनी ख्वाहिश, अपना आप दूसरे पे कंट्रोल, दूसरे को मैनिपुलेट करना है। नाउ यू नीड टू लर्न कि अब मैंने अगर इसके साथ रहना ही है, ये फैसला मैंने कर लिया है, तो फिर मैंने कैसे रहना है, अपना आप कायम कैसे रखना है। मतलब मैं इस बात पे बहुत तवज्जो दिलवाना चाहूँगी कि अपना आप जो है ना वो मतलब वो नहीं कर देते कि आप हाँ समझें कि बस हमने तो अब सारी उम्र यही सुनते रहना है, अपने आप को सेल्फ वैलिडेट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी टेक्निक्स के ऊपर बात की है, आप इसके ऊपर ज़रा काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, हो सकता है आपकी टॉक्सिक रिलेशंस आपके साथ ठीक हो जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ये ज़रा सुनिएगा। हाँ जी, पहले तो मुझे बता दें कि मैं बहुत दुल्हन तो नहीं लग रही। आज एक्चुअली हमारा एक टॉपिक है जिस पे हमारी मेहमान है, उन्होंने मुझसे ख़ास रिक्वेस्ट की कि मैंने ना थोड़ा सा दुल्हन वाले कपड़े पहनने, इस वजह से ये मैंने ऐसे कपड़े पहने। खैर, हमारे पास नाज़रीन नगीना मौजूद है, ठीक है, सूफ़ी सिंगर है, कवाल है, और काफ़ी टाइम से जो है ना प्रोफेशनल गा रही हैं। तो मैं चाहूँगी पहले आपसे उनकी मुलाकात करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी नगीना, आइए आइए आइए। हाउ आर यू नगीना? फाइन, थैंक यू। कैसी हैं? जी ठीक, आप सुनाएं कैसी? खैरियत से। आइए तशरीफ रखिएगा। नगीना क्या कर रही हैं? गाने गा रही हैं? जी कव्वाली करती हूँ। वाह, नुसरत अली खान साहब से मुतासिर हैं? जी। वाह, तो कब से गा रही हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 सालों से सीखा कोई बाकायदगी? जी उस्ताद जी हैं मेरे। कौन उस्ताद है? उस्ताद नदीम खान। अच्छा, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया से आई हैं, कोई थर से आई है, जैसे रेगिस्तान की परी, उस तरह की बिल्कुल थर थर वाली लग रही है ना? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ये लाहौर से ही है, जौहर। लाहौर से ही है। तो जब काम शुरू किया, सिंगिंग शुरू की, घर वालों से इजाज़त मिल गई, सपोर्ट मिली आपको? अपने अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी थी, तो फिर अम्मी अब्बू की भी सपोर्ट थी। हाँ। ऊपर से गुड लक मेरा कि मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। शादी हो गई है? जी, वो तबला प्ले करते हैं मेरे साथ। वाह वाह वाह, तबला नवाज हैं? हाँ, और मेरे देवर है जो हारमोनियम प्ले करता है। अच्छा, देवर हारमोनियम पे हैं। वाह, तो ये जो फैमिली है ये खुद पसंद की म्यूज़िक से पहले सीखने के लिए आई थी, इनके पास सीखने के लिए आई थी, तो उन्होंने अच्छी तरीके से सिखा दिया है जी, पढ़ा भी दिया, निकाहनामा में। जी, जो मेरे उस्ताद जी हैं वो मेरे चाचू ससुर हैं। हाँ, पहले मेरे उस्ताद थे, बाद में चाचू ससुर भी बन गए। वाह, ये तो बड़ा अच्छा आपका रिश्ता हो गया। चले, थी भी आप इतनी प्यारी तो जाहिर सी बात है। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? घर ही है इस टाइम। उनको क्यों नहीं लेके आई? दरअसल उनको थोड़ी सी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, और छोटे भाई की भी तबीयत, आपको पता मौसम की तब्दीली की वजह से। तो आज हमें क्या सुनाएंगी, क्या तैयारी करके आई की? जी, आपको उस्ताद नुसरत की कव्वाली सॉन्ग। अच्छा, हैंडी माइक दीजिएगा मुझे, मैं नगीना से फिर गाने सुनूं। यहाँ पे नुसरत अली खान साहब की भी फ़ैन है, और बाकायदगी इन्होंने इस तरीके से सीखा भी। लाइए जी, नीचे से झुक के आते होते। आ जाए चले आ जाए। ओके, थैंक यू। तो आप हमें क्या सुना रही हैं नुसरत अली खान साहब का? अखियाँ उड़ीकती हैं। चलो मैं पास बैठती हूँ, सुनाओ। आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल। हो रिखी मंगना मैं रब कोलों, ते एक खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे
वाह। ते मैं को जी हाँ केड़े कम दी, पल पल माने सुख वे हजारां पल पल माने सुख वे हजारां, ते कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। वाह। फिजा हमेशा मौला रखे, ते ढोला तैं ते नजर करम दी तेरे बाजू, दिल दे महरमा वे तेरे बाजू, दिल दे महरमा वे महरमा वे तेरे बाजू, दिल दे महरमा वे साडा जिऊना केड़े चजदाई वे तेरे बाजू, दिल दे महरमा वे साडा जिऊना केड़े चजदाई। मेरी लूनू विच मेरी नस नस विच, मेरी लूनू विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा, आजा अखियां उडीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा, आजा तेनू अखियां उडीक दियां सजना, तेनू अखियां उडीक दियां ढोलना, तेनू अखियां उडीक दियां सजना, तेनू अखियां उडीक दियां जदू दा तुरस। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नगीना के साथ हम बातें कर रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे गाने सुना रही। अच्छा, मैंने बहुत सारे सिंगर्स से मुलाकात की जो नए टैलेंट होते हैं, उभर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मगर नगीना अपनी लाइफ तो सेट कर चुकी हैं, शादी भी हो गई इनकी, इनके हस्बैंड भी तबला नवाज़ हैं, फैमिली में भी लोग जो हैं म्यूजिशियन हैं, और अब इनको सपोर्ट तो मिल गई। अब ये ऐसे ख़ानदान बन गए जहाँ पे ना ये जब परवान चढ़ेंगी तो ये जाहिर सी बात है एक अच्छी सिंगर बनेंगी, कंपोजिशंस अच्छी देंगी, कुछ नए लिरिक्स देंगी, कोई नई ट्यून देंगी आप लोगों तक। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए जिनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जो है इसके साथ इन्वॉल्व है और जो सीख कर आई हैं। टोन कितनी डिफरेंट थी, कवालियाँ गाती हैं, पूरी पूरी कवालियाँ परफॉर्म करती हैं अपने पूरे बैंड और अपनी टीम के साथ। कोई कवाली भी हमें सुनाए ज़रा, हम लोगों को वेरिएशंस दिखा सके आपकी, हो जाए नगीना। आओ नी सयो रल देओ नी बधाई, आओ नी सयो रल देओ नी बधाई, मैं वर पाया सोना माही घड़ियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया घड़ियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। सरे सरे गा सा सा, 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 सनी दा बनी सा मगा 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 रे सा, सनी दा बनी सा मगा 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 रे सा, सनी दा बनी सा मगा 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 रे सरे सा, सरे सरे गा सा सा, सरे सरे गा सा सा, सरे गा रे गा मा पदनी दनी दनी सा 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 सा, सरे गा रे गा मा पदनी दनी दनी सा 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 सा, सरे गा रे गा मा पदनी दनी दनी सा सा, दनी दनी सा सा, दनी दनी सा, दनी सा दनी सा। मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। जी आप माशाल्लाह, बड़ा आपका जो टोन है, सुर है, बड़ा पक्का है, बड़ी रियाजत की हुई आपने तो बड़े अच्छे तरीके से। आगे के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर के क्या सोच रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या दिमाग में है, कोई आउट ऑफ कंट्री के कोई प्लान्स, कुछ कॉन्सर्ट्स कुछ साइन हुए हैं? फ्यूचर तो मेरा बहुत, मैं चाहती हूँ कि ब्राइट हो, अच्छा हो, आने वाला वक्त अच्छा हो। आपकी मेहनत और हाँ जी, स्ट्रगल कर रहे हैं
बाकी हाँ, सोचा आउट क्या? ऑफ कंट्री जाने का बहुत एक जुनून है। अच्छा, एक सेकंड मैं बताती हूँ, मेरी बात सुने। मैं अभी मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों से जो पूरी यहाँ से पाकिस्तान से जो सिंगर्स हैं वो टीम लेकर जाते हैं, वो पूरी मैनेजमेंट, वो कंपनीज़, वो कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो ये बच्ची हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, छोटी हैं उम्र में, और बड़ी इनकी जो है ना रियाजत है, कवालियाँ परफॉर्म करती हैं लड़की होके पूरे अपने बैंड के साथ। तो मुझे लगता है हमें हमारे कॉन्सर्ट्स में ऐसी बच्चियों को चांस देना चाहिए। अब जैस्मीन सैंडल जो है उस टाइप का टोन मुझे इनका थोड़ा सा लगा। जाहिर सी बात है, जब इनके अपने गाने आएंगे कोई इन पे पैसा लगाएगा तो वो इन्वेस्टर जो भी होगा वो, उनके एल्बम्स अच्छे होंगे, उनके गाने अच्छे होंगे, तो रैकेट कंपनीज़ जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे लोगों को चांस दें। ये हमारा उभरता सितारा है, कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी अच्छी टोन है। कॉन्सर्ट्स दें बच्ची को, कॉन्सर्ट्स दें, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरे शो पर पहली बार आई हैं। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया, इतनी चाहत दी। और पहली बात ये कि हमारे पाकिस्तान में फ़न की कोई कमी नहीं है, फ़नकारों की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस बात ये है कि इसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि मैंने अप्रिशिएट किया है ना। जी जी, आप फुल अप्रिशिएट कर रही तो हैं। जब और मैंने बहुत किया है ना अच्छी तो हैं फिर पूरी दुनिया करेगी तुम्हें। कहते हैं शामें तमन्ना मायूस ना होना, तकदीरें बदलती हैं दुआओं के असर से। अरे बच्ची ने बड़ी मेहनत की है, बच्ची को मायूस ना होने दीजिएगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको स्टार बनाए। ये हमारी फ्यूचर स्टार है। ओके, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और क्या सेगमेंट लेकर आए आज हम आपके लिए। आपकी फेवरेट नईमा राव हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उनको हम मिलवा देते हैं। यस, हियर्स योर नईमा राव जी। और नईमा जी जो है ना, ये आज पीले कपड़े इसलिए पहन कर आई हैं, ख़ुद भी उपटन चढ़ी हैं, मायो चढ़ी हैं, और मुझे भी इन्होंने एक वॉइस तो क्या गलत भेजी थी? अब सुनने वाले कह देंगे सही भेजी थी। बता दो क्या वॉइस थी, सुनवा दो। सामने सुनाओ। मैं सुनाई नहीं, सुनवा के इसको छोड़ो, वो दिखा दो, सब समझ जाएंगे क्या वॉइस की होगी। साजिश थी मेरी यहाँ पे उपटन करवाने की। मैंने कहा नहीं, असल में मैं बताती, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे काटनी नहीं चाहिए। असल में ना, जब भी मोबाइल खोलते हैं ना, यूट्यूब खोलें, इंस्टा खोलें, हम क्या कहते हैं, टिकटॉक खोलें, एक ही गाना वायरल हुआ, मेहंदी वाली रात। मेहंदी वाली रात, हर जगह पे मेहंदी वाली रात का ना एक कहते हैं ना कि फोबिया हुआ है हर बंदा। मैं तो हर वक्त सुनती हूँ। तो फिर मैंने ना अपना माइंड सेट किया, हालांकि आज का सेगमेंट कुछ और था। मैंने कहा नहीं यार, मेहंदी पे उपटन पे मैंने करना है आज, तो इसलिए वो वॉइस मैंने किया था। से आज बताने लगी हूँ, मेरा एक नया सॉन्ग आया है, मैंने देखे किस तरह की शादी बंदी हूँ। मैंने अपने गाने की पब्लिसिटी कोई नहीं की। जिस चैनल पे बैठी हूँ ये पब्लिसिटी का हब है, और मैंने आके बताया ही कोई नहीं। मेरा नया गाना लॉन्च हुआ है जिसके बारे में बता रही है ना, वो मेहंदी वाली रात। तो अभी मेहंदी का, वेडिंग का सीज़न है, तो आप लोग वो गाना सुनिए, और जो आज टिप हम बताएंगे ना तो उस पर अमल कीजिएगा। मगर साथ साथ अपनी सारी वेडिंग्स में ना आपने मेहंदी वाली रात जो मेरा नया सॉन्ग है यूट्यूब पे, वो जाके ज़रूर सुनना है। आपकी मेहंदी को 4 चांद लग जाएंगे। अरे हाय, चांद लगा ले तो अभी आपकी चीजें हैं। हाँ ना, आज क्या है, मतलब शादी की तैयारी, उपटन, मेहंदी, सारी वो जो उसके लिए सजना संवरना, मेहंदी, गजरे, गेंदे के फूल। देखिए, जो चीजें हम वेस्ट कर देते हैं ना, जब मेहंदी होती है तो गेंदे के फूल लगते हैं, ठीक है, गुलाब के और मोतिये, और ये वो एक माहौल बना होता है। बाद में क्या होता है, वो वेस्ट हो जाते हैं, जबकि महंगा होता है, और कुदरती चीज है ना, उसकी नाकदरी करते हैं हम, ठीक है। तो ये आज मैं आप लोगों को, जो आपने पूरा सेगमेंट देखना है, उसमें एक तो ये है कि उन चीजों को आप जाया नहीं करेंगे, उन फूलों को। उनसे मैं आपको आपकी ब्यूटी के बारे में बताऊंगी कि आपने उसके अच्छे सीरम कैसे बनाने हैं, उपटन के लिए उपटन ऑयल कैसे बनाना है, और यह है कि फिर सर्दी आ रही है, गाना गा रहे हैं और गला साथ नहीं दे रहा, तो आपने अपने गले को कैसे साफ करना है, उसी मेहंदी के अंदर सी मेहंदी का ही एक चीज होगी। हाँ जी, आप देखेंगे ना पूरा सेगमेंट जो है बड़ा, तो मेरे भी काम का सेगमेंट है। हाँ, आपके काम का सेगमेंट है। आपने भी खाना, क्योंकि दुल्हनों की तैयारियां जो है वो कब से शुरू कर देनी चाहिए? थोड़ी सी मोटी मोटी भी बातें कर लें कि जब दुल्हन, आपको पता है कि बातचीत इसकी हो गई है पक्की, अब हमारे पास पीछे कोई महीना रह गया या 2 महीना रह गया, लड़की ने कब से तैयारी शुरू करनी है अपनी खूबसूरती? देखिए, तैयारी ना काफी तरह की होती है। अगर तो कोई हेल्दी है, ठीक है ना, चाहे लड़की है, लड़का है, कोई भी है, लड़की की दोस्त है, कोई भी, तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को शेप में करना है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट तैयारी है कि आपने अपनी डाइट अच्छी लेनी है ताकि आप खूबसूरत नजर आए। आप गौर से सुने, डाइट अच्छी लेनी है, कि इसको जिप कर लो, फाका कर लो, खाओ नहीं,
थका ज्यादा हो जाओ, हिल भी अभी ना अभी मैं पाओ। बताती हूँ, 2-4 केस ऐसे बुरे आए हैं मेरे पास कि वो कहते हैं आपा हमने क्रश डाइटिंग की थी और हमने खाया नहीं है कुछ, और तकरीबन कोई 15 दिन में 15 kg वेट। आप सोच के देखें उसको बढ़ते हुए कितने दिन लगे होंगे, और आपने 15 दिन में 15 kg करके कोई बड़ा कारनामा नहीं कर लिया, आप बीमार हो गए हैं। फिर ये है कि आपको ठीक होने में इतना टाइम लगता है। तो जिस तरह बीमारी आती है आप जरा स्लो अपना प्रोसेस रखें। मैं एक ही बात कहती हूँ कि थोड़ा करो, मुसलसल करो। हाँ, मुसलसल थोड़ा करो, मुसलसल करो। जहां तक बात आती केयर की, देखिए एक तो आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखना है। जब आप हेल्दी होंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, आप खुद गुड लुकिंग नजर आएंगे। गोरा रंग खूबसूरती नहीं है, आपका चेहरा साफ होना चाहिए। फिर दूसरी एक छोटी छोटी एहतियातें होती हैं कि आपने देखी, जिस तरह मैं उपटन ऑयल का आज मैं बताऊंगी, तो आज की आपकी शादी में अगर 2 महीने हैं, मिसाल के तौर पे 15 दिन है, 20 दिन है, 8 दिन भी है, तो आप वो उपटन ऑयल बना के रखें, आप उससे अपना मसाज करें, पूरी बॉडी का मसाज करें। ये महंगे महंगे ट्रीटमेंट, ये महंगे महंगे सीरम्स जो हम लेते हैं, ये क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा लेते हैं, फिर उसको बहुत ही सरफे के साथ लगाते हैं कि कहीं जाया ना हो, जो सिर्फ चेहरे पे लगाना है। फिर वो आपके चेहरे का जो एक टेक्सचर होता है, जो कुदरती सीबम होता है, वो तो खत्म कर देता है। सुबह उठ के फिर हम साबुन लगाते हैं। एक एहतियात बहुत जरूरी है जो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सुबह उठ के ना साबुन से फेस ना वॉश किया करें। जो एक कुदरती हमारा सीबम हो, कुदरती ऑयल जो होता है ना, उसको रहने दिया करें। जितनी देर वो आपके फेस पे रहेगा, हाँ जी, रात को आप करें। दिन भर की डर्ट पोल्यूशन जो है, आप रात को आप फेस वॉश यूज करें। आप अपना कोई भी, अगर आपने फेस वॉश यूज करना है, साबुन यूज करना है, वो रात को करें, सुबह उठ के ना करें। ये चंद एहतियातों में से एहतियात है। और एक मैंने जो बताया था अभी आपके शो पे पिछली बार जो बताया था मैंने, चिकंदर और गाजर का, ठीक है ना, हाफ कप चिकंदर, कटा हुआ हाफ कप गाजर लें और उसको बॉयल करें। 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उसका वो सूप पिए और वो क्रंच। मैं कहती हूँ कि ऐसे लाल गुलाबी गोरे गाल हो जाएंगे। मैंने भी पिया, घर जाके भी एक बार बनवा चुकी हूँ। बहुत अच्छा, आसान भी बहुत था। हाँ, और आज तो पूरा पाकिस्तान, पता है मैं किससे गोरा करने लगी हूँ? गुड़ से गोरा होगा पाकिस्तान। गुड़ से? यस। गुड़ से तो बाल अच्छे लंबे होते हैं। गुड़ से आप गोरे ऐसे होंगे कि आप खुद हैरान होंगे कि गुड़ से गोरे कैसे, और झटपट। जल्दी आए, जल्दी आए। गुड़ से कैसे गोरी? गुड़ तो सबके घर में होता है। गुड़ सबके घर में। सबसे पहले गुड़ से ही शुरू करेंगे। हाँ, नुमानी गुड़ लाके दो जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी लेके ये देखिए, इसको क्लोज करें। ये जो दिल बनाया है कितना खूबसूरत बनाया है। हाँ, ये दिल बनाया है ना, दिल में सब कुछ कर दिया। इधर दे दो बेटा, मुझे दे दो। आज ये दिल में ही सब कुछ ये है। देखिए, इससे इलाज होगा आपका, ठीक है, आपके गले का इलाज होगा। ये देखिए, ये पान है, ये रख दे सीधा नीचे, रख दे नीचे, रख दे इसको। ये देखिए, ये पान दिखाएं आप इनको, इससे आपका गला साफ होगा। इसके अंदर सारी चीजें हैं, तमाम वो चीजें हैं कि जिनकी आपको जरूरत है। अच्छा, पान भी लेकर आई हैं यार। फिल्म तमाशा पूरा आया है। तमाशा पूरा आया है, अच्छा, बिल्कुल। और क्या क्या चीजें हैं? ये आज तो गुड़ से गोरे होने लगे। सबसे पहले हम गुड़ ही शुरू करेंगे। गुड़ शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ताजा फ्रेश बिल्कुल गुड़ है, ठीक है। आजकल मौसम आया, इसको टेस्ट करके देख लो, खुशबू करके देख लो इसकी। अभी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश आया हुआ। हाँ जी, अभी हम ताजा लेके आए थे इसको। सॉफ्ट भी देखिए कितना है, ठीक है। एक इतनी आसान जो आप चलते फिरते कर लेंगे, चलते फिरते आपने कर लेना है। इतना जबरदस्त और छोटा सा नुस्खा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाने वाला तो कुछ नहीं है? नहीं, पकाने वाला, हाँ, देगची भी लाई, पक जाएगा उधर, कोई बात नहीं। मैं ला दूंगी पका के। हाँ, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये हमने लेमन जूस लिया, ठीक है। अगर किसी को लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि केमिकल इस्तेमाल कर करके अपनी स्किन की तबाही कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि आप लेमन कर लें। लेमन की जगह आप सेब थोड़ा सा क्रश करके उसका ग्रेट करके सेब उसका जूस निकाल लें, ठीक हो गया। हाँ जी। अब ये इतना सा गुड़, ये देखिए हाथ से सॉफ्ट ये हो गया, ठीक है ना, कितना सॉफ्ट है ये गुड़। अभी ताज़ा गुड़ है, फ्रेश, हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। अगर ताज़ा मिल जाए तो मैं कहती हूँ इस जैसी तो बात ही कोई नहीं। अच्छा। ठीक है, अगर ना मिले, मिसाल के तौर पे आपको गुड़ नहीं मिल रहा तो आप पुराना गुड़ ले लें, जो भी आपके घर में ताज़ा गुड़ नहीं है। तो ये सीरम, वो मैं आपको एक पेस्ट, एक मास्क, आप कुछ भी कहें इसको, ये देखिए हाथ से, अच्छा, ठीक है, ये बन गया। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल, एक आप इसको मास्क कह लें, आप इसको सीरम कह लें, और ये चलते फिरते कर लेंगे आप, ठीक है। और ये वो है कि आप बना के इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रख लें, कोई इशू ही नहीं है इसका। अच्छा, एक और सीक्रेट भी, वो भी साथ साथ बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह का हो गया फिजा, ये देखो अब इसको गौर से। अब गुड़ से सब गोरे होंगे, आप यकीन माने। इनकी बात सही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना छोटी छोटी बच्चियों के लिए कि उसको गुड़ खिलाओ, उसको गुड़ खिलाओ, गुड़ चमक आए इसके अंदर। चमक आए। अच्छा, ये आपने लगा लेना, ये थोड़ी देर में ना चिपक जाएगा। ओके, चिपक जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। फिर इस तरीके से ही लगा लेना जिस तरीके से मैंने लगाया, बहुत ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। आप 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जब आपको याद आए, आप मुंह धो लें। अच्छा, आप देखेंगे दिन में। अच्छा, ये अमल वो है कि बाज कहते हैं ना, सीरम आपने सिर्फ
सिर्फ नाइट में लगाना है, डे में लगाना है, मास्क फलान टाइम लगाना है, नहीं, इसको आप दिन में 10 बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, जितना लगाएंगे आपका फायदा है। शादियों की केयर में लगाएंगे उतना गुड़ देगा, उतना गुड़ देगा, जितना गुड़ डाला उतना मीठा होगा, जितना लगाएंगे उतना गुड़ देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये साफ कर लिया आपने। ये साफ करने के बाद आप चाहे आपके ना, ये खास तौर पे किस लिए मैं आपको ये बताऊंगी, जो मैंने आजमाया, ये ब्राउन स्पॉट नहीं बन जाते जो फेस के ऊपर, नकल्स के अलावा, जिसको हम लाजमा बोलते हैं, अच्छा, जो मिलके फिर छैयां बनती है, ये खास तौर पे उसको रिमूव करता है। अच्छा, हाँ, ये ऐसे है कि बना के आप 20 दिन का रख लें। अच्छा, फिर इसका क्या करना है आपने, जिस तरह आपने ज्यादा बना लिया, इसको थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद पानी लेके उसके अंदर इसको डाल के देखिए, अगर तो इसकी एक वो बन गई कैंडी तो ठीक है, फिर आपकी ये वो वाली वैक्स बन जाएगी कि जो बाज लोगों को देखा जो वैक्स करते हैं ना, वैक्स से एलर्जी होती है, ठीक है ना, दाने निकलाते फौरन से, कोई आपको बेटोवेट या कोई इस तरह की चीजें लगानी पड़ती हैं, उसमें आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपका रंग भी साफ करेगी ये वाली वैक्स, ठीक है। गुड़ और सिर्फ लेमन जूस, इसको पकाएं जस्ट, और कोई चीज ही नहीं है। और उतना मिक्सचर बन जाए जब टेक्सचर जब उसका गाढ़ा हो जाए। हाँ, जब वो गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा करने की निशानी ये है कि आपने पानी में डाल के उसको देखना है, अगर पानी में वो कैंडी सी बन गई है, हाँ, ठीक है, मेल्ट नहीं हो रही है, आपकी वैक्स तैयार है। क्या बात है। आपने वैक्स करनी है। वैक्स करने के बाद आप देखेंगे वो वाली वैक्स बनेगी आपकी कि जो आपके एक तो जो हेयर बार बार आपके रीग्रो करते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ है वो कम करेगी, वो ग्रोथ को कम करेगी, और दूसरा आपका रंग साफ होगा। क्या बात है, मतलब डेड स्किन को भी निकालेगी। डेड स्किन को भी निकालेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी आपको लगाना सीरम, और हमने आपको एक वैक्स बता दी है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें। जल्दी आइए, इसका बहुत सीक्रेट है। कोलू से निकलवा कर लाई थी ये गुड़, ताज़ा ताज़ा गीला गीला था, वो मैंने अपने भी कावे में डाला है, इतने मज़े का टेस्ट फ्लेवर हो गया। जहाँ से ताज़ा ऐसा गीला गीला गुड़ मिले ना, वो रख लें, देसी गुड़, है ना जी, जाके ले ले, साल भर का बेशक इकट्ठा बनवा लें कहीं से भी आप। हाँ, तो इस तरह। अब क्या है अनार के साथ? अब हम अनार के साथ एक तो अनार का सीरम बनाएंगे जो आपको अनारकली बना देगा, ठीक है। अनार का सीरम आपको अनारकली बनाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये ताज जो है ना, ये आपके सर पे आएगा, ठीक है। हाँ जी, इतने खूबसूरत आप हो जाएंगे। और दूसरा, आज आपको मैं एंटी एजिंग एक ऑयल बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप अपनी पूरी बॉडी को, जितने भी आपके मसल्स लूज हो गए हैं, आपकी फेस लिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, आपका कोई भी, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये मुझे किसी बहुत ही खास एक बुजुर्ग ने सीक्रेट दिया था, जो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म को, मैं आम आवाम को, अपनी ऑडियंस को, जो हमारे चाहने वाले, जो देखने वाले, जो फॉलो करने वाले, मैं सबको बता रही हूँ। आप यकीन माने, इससे पहले मैंने आज तक ये कहीं नहीं बताया। मैं बना के बेचती जरूर हूँ, लेकिन ये है कि आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी पे मसाज करें। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, जिस तरह की आप शेप चाहते हैं उसी तरह की शेप हो जाएगी। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो हम देखें थोड़े से हमें पहले हम सीरम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये अनार का जूस है ना, जो अनार का जूस निकालेंगे हम, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फिर पूरा जाया होता है। अच्छा, आप इसको बस यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ये पूरे जिस्म को गोरा करने वाला जो सीरम है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। दुल्हनों के लिए उनका पूरा जिस्म गोरा गुलाबी करने के लिए एक ज़बरदस्त सीरम बता रही है नईमा जी, और ये अनार काट काट के जो है ना, अनार अलग कर रही है। क्या कर रही है? अनार का मैंने जो बताया था ना, अनार का सीरम जो है वो आपको अनारकली बनाएगा। आज सबको अनारकली, और जो लड़के हैं वो ना परेशान, वो शहजादे बन जाएंगे, ठीक है ना, शहजादे सलीम बन जाएंगे। लड़के भी इस्तेमाल करेंगे ना, दूल्हे भी तो करें, सब करें, ठीक है ना। जो लड़कियां तैयारी करती हैं, लड़के भी क्या करें। अच्छा, इसका जो है वो एंटी एजिंग आपका ऑयल बनेगा, छिलके का। ये देखिए, ये मैंने हाथ से पीस दिया, ठीक है ना। कोई तरद्दुद में, कोई मशीन में, किसी चीज में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये फ्रेश है बिल्कुल, ठीक, निकल गया रस। ये निकल गया रस, ठीक है। ये रस निकालेंगे हम, ये आपके सामने देखें, इस प्याली में रस निकलेगा, ये निकल गया, ठीक है। ये मैंने आपको एक डेमो दे दिया, ठीक हो गया। अब ये जो बच गया इसके अंदर, ठीक है, ये और साथ में थोड़े से ये छिलके, इस तरीके से। ये हमने किस चीज में बनाना है ये आप देखते रहिए। दो, एक एंटी एजिंग आपका ऑयल बन रहा है, और एक ब्राइटनिंग के लिए आपका सीरम बन रहा है। वो सीरम बन रहा है इससे, अच्छा। ठीक है। इसको मैं अभी साइड पे रखती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसको कोई पकाने का सीन है तो मुझे दे दो। हाँ, ये पकाने का सीन है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर ना, ये मैंने डाल दिया, इस तरीके से तोड़ के बस आपने डाल देना। ये फ्रेश होने चाहिए, ठीक है, ताजा होने चाहिए। हाँ, नहीं, पानी नहीं डलेगा इसके अंदर, ऐसे पकेगा ये। ऐसे ठहरो, मैं बताती हूँ ना किस चीज से पकेगा ये। हाँ, ये देखिए, ये तोड़ के डाल दिया मैंने। अब आपने इसके अंदर डालना है प्योर आपका, या तो आलमंड ऑयल हो, हाँ, या आपका प्योर ऑलिव ऑयल हो,
Okay. सिर्फ 2 ऑयल, ठीक है। बाद में सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि पकते पकते कभी ब्रेक आ जाए इसलिए बता रही हूँ, बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद अगर आपका 100 ml पकने के बाद बच गया है ये ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, तो आपने सिर्फ उसके अंदर 10 ml विटामिन ई या कैस्टर ऑयल डालना है। वो ठीक होता है क्योंकि वो हमारी तीनों जो लेयर होती है उनको रिपेयर करता है। अच्छा, सही है। विटामिन ई हाँ। ऑयल या ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, नहीं विटामिन ई ऑयल या कैस्टर ऑयल बाद में जो डालना बाद है, में ठीक जो है? डालना अभी है, जो डालना है वो आपने डालना है या तो आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसमें अंदाजे से, ठीक हो गया। Okay. ये अब आप इसको ना लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दें। ये ठीक है। कितनी देर पकाना है? ये तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगा, तकरीबन कम से कम भी ये 30 से 35 मिनट पकेगा, इसलिए मैंने अब थोड़ा दिया है ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए, हम किसी को दिखा सकें। नुमान, एलोवेरा जेल पड़ी इसमें वो दो। अच्छा, आगे फिर अब उस सिरम के लिए क्या ऐड करें जब तक ये पक रहा है? सिरम मैंने, हाँ जी, इसमें डाल लिया, ठीक है। ये फिजा पकड़ना उससे जेल, ये ले, ये ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप चाहे तो ज़ैंथम गम जो मिलती है ना, ठीक है, जो एलोवेरा का पाउडर होता है, जो गाढ़ा करने के जो गाढ़ा करने के लिए होता है वो डालें। लेकिन मैं डाल लेती हूँ सिर्फ सिंपल, या तो एलोवेरा आपके पास फ्रेश हो, अदरवाइज आपके पास अगर एलोवेरा फ्रेश नहीं है तो आप ये एलोवेरा जेल ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने एलोवेरा जेल लेनी है इस तरीके से, बस इतनी सी काफ़ी है। ये मिक्स करें, ये आपका फ्रेश एलोवेरा जो है जेल बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से रखना। ये सीरम की बोतल खोलना। अच्छा, ये वो सीरम बन रहा है अनार का, फ्रेश अनार का। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा डाल लें, ठीक है। आप चाहें तो मार्केट से पाउडर फॉर्म में लेके आप उसके अंदर ग्लिसरीन डाल के डाल लें, वो भी ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप ये देखिए, ये जो मैंने एलोवेरा जेल है उसको थोड़ा सा फ्लेम को ना थोड़ी सी लो कर दें। ये देखिए, अब ये बन गया है। ये वो सीरम बन गया है, ये मैंने आपको डाल के दिखा दिया। मैं अब आपको लगा के भी दिखा दूंगी। ये देखिए, ये मेरा जो गुड़ वाला हाथ है उसी के ऊपर ये सीरम लगा दिया। सीरम लगा के इसको अब हटा के दिखाऊंगी। इस तरीके से ये पिंक, लाइट पिंक से कलर का आपका सीरम बन जाएगा, ठीक है। अगर अनार आपका रेड है तो रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वो सीरम है, ये वो केयर है, स्किन केयर, जो आप जिनको कंटिन्यू दिन में 10 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिजा, ये देखें, ये आपका सीरम बन गया। वाह, वही बाजारी सीरम, बाजारी सीरम, बाजारी सीरम। अच्छा, ये वो सीरम, बाजारी सीरम जिस तरह मैंने पहले बताया ना कि आप उसको तो थोड़ा सा सरफे के साथ लगाते हैं, कम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप दिन में 10 बार भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। जितना लगाएंगे वही आप वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना गुड़ होगा, ठीक है। जितना लगाएंगे उतना मीठा होगा। पूरे जिस्म में भी लगाएं, पूरे जिस्म में लगा लें। फिर कपड़े पहन लें, नहाने के बाद फिर कपड़े पहन ले। ये जो मैं ऑयल अभी जो बन रहा है हमारा सीरम जो बन रहा है, ये सीरम ऐसा होगा फिजा कि जब आप बाथ लेते हैं ना, जब नहाते हैं, नहाने से पहले आपने एक एहतियात करनी है। अगर आपकी शादी है, आप चाहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी वाइट हो, तो ये आप लोगों के लिए सेगमेंट पूरा है। जब आप नहाने लगते हैं, जो आपका बाथ टब है, ठीक है, या तो आप उसके अंदर सारे के अंदर ही बाल्टी में आप पानी डाल लें, कौन सा कि उसके अंदर आपने ये लाल अनार के छिलके डालने हैं थोड़े से, ठीक है। ये देखिए, ये लाल अनार के छिलके हैं, थोड़े से छिलके डाल लें एक उसके अंदर, पतीले के अंदर, ठीक है। थोड़े से आपने क्या करना है, इतने से गुलाब, इतने से मुट्ठी भर गुलाब डाल के आप पानी को बॉईल कर लें, चाहे तो थोड़े से लेमन बीच में निचोड़ दें, ठीक है। उस पानी के साथ आप नहाएं, या आप नहा के वो पानी पूरी बॉडी पे, सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी पे डालें। जब आपका पानी वो ड्राई हो जाए तो आपने उस ऑयल के साथ या इस सीरम के साथ पूरी बॉडी को आप मॉइस्चराइज करें, लगाएं। जब आप दूसरे दिन, तीसरे दिन नहाएंगे, डेली बेशक नहाएं, डेली ये अमल करें, मैं कहती हूँ आपकी पूरी बॉडी जैसा ये सीरम पिंक है ऐसी पिंक हो जाएगी, इतना ग्लो आएगा। आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट या फेशियल या कोई ऐसा खाने की या लगाने की जरूरत नहीं जिससे आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी वाइट हो और आप शादी वाले दिन बहुत ही एक यूनिक या डिफरेंट नजर आए। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अगर आपकी किसी दोस्त की शादी आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ये ले आओ, ये मेरा ख्याल से कलर आ गया, इसमें नरम भी हो गया। हाँ, नरम, ये नरम हो जाएगा। हाँ, इसकी निशानी है खास, इसकी एक निशानी वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये ना सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखें, ये बिल्कुल ना सॉफ्ट हो जाएगा फिजा। ये जिस तरह हलवा सा नहीं पकता है, ये उस तरीके से हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। लेकिन होने उसका वो होने दें, ठीक है। हल्का हल्का से नीचे चिपकेगा, उसको चिपकने दें, कुछ कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका ये सीरम बन के तैयार हो जाएगा जब ये आप स्टेन करेंगी। स्टेन करने के बाद मैं अभी आपको स्टेन करके दिखाती हूँ। ये कंप्लीट पकाना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका ऑयल छोड़ देगा, ठीक हो गया। ये देखिए, इधर देखिए,
ये क्लोज कीजिएगा, दिखा दें। ये मैं निकाल रही हूँ, ये इस तरीके से ये बन गया है। जो अभी आपके ऑयल का कलर होगा वो आएगा हल्का सा, देखिए इसके अंदर पिंकिश सा आ गया, ठीक हो गया। अब एक और सीक्रेट है, वो ये है इस गरम गरम के अंदर अगर आप ये चाहते हैं आपकी बॉडी वाइट टाइट एक ही चीज में हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी पत्तियां डाल दें, इसकी गेंदे के फूल की पत्तियां डाल दें, थोड़े से ये जाफरान के धागे डाल दें इसके अंदर, और 2 से 3 गुलाब की पत्तियां डाल के इसको गरम गरम को फौरन से ढक दें। अच्छा, फौरन से इसको ढक दे, कवर कर दे इसको फौरन से। कवर जैसे ही करेंगे तो इसकी खुशबू, इसका अरोमा देखेंगे आप एकदम से कैसे, ये इसके अंदर इसके साथ ये मिक्स करें ऐसे, ये देखिए ये आपका देखने में भी खूबसूरत और लगाने में भी खूबसूरत, ये आपको नजर आ रहा है ना इस तरीके से। ये देखिए ये इसके अंदर जाफरान के फौरन से देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया, जाफरान से फौरन से जाफरान का कलर आना शुरू हो गया। एक मिनट पास ले जाके दिखा दो। हाँ पास ले जाके दिखाइएगा, कहाँ से, किस कैमरे से? Look at this. नुमान आज आपका ध्यान किधर है? ओके, नजर आ गया? हाँ नजर आ ठीक है। गया। ये देखिए ये आपका इसमें गेंदे की खुशबू भी आना शुरू हो गई। गेंदे की खुशबू, जाफरान की खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर, आ गई जाफरान की फौरन से खुशबू आना शुरू हो गई। बस आप चाहें तो इसके डाल के इसको बिल्कुल इसके अंदर डाल के रख लें, सीरम के अंदर, ठीक है। जिस तरह ये लेट से ये सीरम है, ये सीरम की बोतल है, आप इसके अंदर हाँ रखना। आपने ये सीरम की बोतल स्पेशल मैं किस लिए लेके आई थी कि आपने इस कलर में डाल के रखना है, अंबर जार में, ठीक है, व्हाइट में। इससे ये होता है कि जब आप इसके अंदर जाफरान डालेंगे ना, गेंदे का फूल डालेंगे, तो डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो इसके असर को कम करती है। अच्छा, या डायरेक्ट आपकी जिस तरह ये लाइट है, एलईडी लाइट भी, ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि सन ब्लॉक के तौर पर इसको थोड़ी सन प्रोटेक्शन चाहिए, इसको डाल के रखें, लेकिन लगाएंगे तो सिर्फ आप 2 मिनट रहेगा। मुझे बताइए पान किस लिए लेकर आई थी, ये मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं। अच्छा, पान का भी ये पान तो स्पेशल है कि इसके अंदर ये मुलट्ठी वाला पान मैंने स्पेशल बनाया, जब शादियों में आपने चीख चीख के गाने हैं और हल्ला गुल्ला करना है। और इसके अंदर मैंने कत्था चूना क्योंकि कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत कर, नाच के जो आपने अपनी हड्डियों में दर्द करना नहीं होगा इससे, ठीक है। और दूसरी चीज ये वाला जो पान है ये स्पेशल, इसकी एक बहुत बड़ी इसके साथ में जो इसकी एक डंडी लगी होती है, ठीक है, वो काट के दे दी उन्होंने। वो है कि जब आपको ठंड लग जाए, ठीक है, बच्चों को ठंड लग जाए, किसी को भी, तो खास इसका एक टोटका है। इसकी जो डंडी होती है, आपने इतने से पान के पीस के साथ वो डंडी लेनी है, 1 लौंग लेनी है, 2 न्याज़बो के पत्ते, थोड़ा सा नमक डाल के इसको कूट के मुंह में रख दे। जिनको दमे की भी शिकायत है ना, सीटियों की आवाज आती है, ठीक है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी खांसी फौरन से रुक जाएगी। अमरूद का बता दे, फिर अल्लाह हाफिज हो रहे हैं, टाइम हमारा हो गया। अच्छा, ठीक है। ये वाला जो अमरूद है, ये 2 अमरूद है, दोनों देख लें, ठीक है। आप ये वाला अमरूद है कि जिन बच्चों को खांसी बड़ों को नहीं जा रही, इस तरीके का अमरूद लेके आपने कंप्लीट जला लेना है, राख बना ले, ठीक है, बिल्कुल। उसको शहद में मिला के रख ले, और रखने के बाद आप रात को सोते हुए चाटे, दिन में 2, 3, 4 बार चाटे, इंशाल्लाह खांसी में आराम होगा। ये वाला जो अमरूद है, ये ना कच्चा है ना पक्का, भी हल्का सा पीला हुआ है। ये वो वाले लोग कि जिनको सिगरेट पीने के बाद कहते हैं कि लंग्स में ज्यादा इशू हो गया, कि हर वक्त बात भी करने से पहले खांसी आती है, ठीक है। खास तौर पे आप ये कहें कि सिगरेट छुड़वाने का एक खास टोटका देने लगी हूँ, खास तौर पे, ठीक है। खांसी का बहुत बड़ा इलाज है, लेकिन इसमें जो सीक्रेट है वो सिगरेट का है। वो क्या है कि आपने इसको आग पे गर्म करना है, ये हल्का हल्का जलाना नहीं है, ये हल्का हल्का सा जल जाएगा ऊपर से, उसको रिमूव कर दें। बुरबुराते हैं, ठीक, बुरबुराना है सिर्फ, ठीक है। इसको काट के तो आप रात को सोते हुए आप ये खा लें। मैं कहती हूँ एक तो सिगरेट की तलब नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि सिगरेट की वजह से जो आपके लंग्स इशू आ रहा है, जो खांसी हर वक्त खांसी होती है, इंशाल्लाह इससे साफ हो जाएगी। आप 3 दिन लगातार करें, इंशाल्लाह आपकी सिगरेट छूट जाएगी। आज से पूरे ऑफिस लग जाओ इसी में। थैंक यू पप्पी। ओके, थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त आज टोटके, नुस्खे, रेमेडीज़ बताई गई हैं। दुल्हनों तैयार हो जाओ, सीज़न है, अपनी तैयारी करो, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो और ख़ूबसूरत बन जाओ। खुदा हाफ़िज़।